नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेशन रहने वाला है, जिसमें हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए कंप्यूटर संबंधित, उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ में 180 क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस MCQs सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको जो एग्ज़ाम आने वाला है 2 जुलाई को, उसके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और अच्छे से आप तैयारी कर सके। तो इसके लिए हम 180 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जो दिया गया सिलेबस भी दिया गया है, तो हम सिलेबस को भी नहीं पढ़ा रहे क्योंकि सिलेबस के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है। बस आपको रिवाइज करना है। अगर आपको पढ़ना है और इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905407400 पर कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ में इससे पहले जो भी मैराथन सेशन हुए, हैंड रिटन नोट्स की PDF भी आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित या और किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, तब भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज का सेशन हमारा स्टार्ट होता है पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचालन निष्पादित नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन सी, स्विचिंग हो जाएगा। आप सोच रहे हो स्विचिंग कैसे हो जाएगा, तो इसमें यह मूलभूत प्रचालन का निष्पादन नहीं किया जाता है। इसमें पूछा गया नहीं किया जाता है, तो इनपुटिंग तो किया जाता है। इनपुटिंग अगर आप मान लीजिए कोई भी डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो वो जाकर कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होगा? कंप्यूटर में स्टोर होगा तो स्टोरिंग हो जाएगा, संचयन हो जाएगा। इसके बाद में जब कंप्यूटर में वो स्टोर हो जाएगा, तब वो ये यूजर को क्या करेगा, कंप्यूटर अब यूजर को क्या करेगा, आउटपुट देगा, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। अब जैसे मान लीजिए आपने 2+2 किया, 2+2 किया वहाँ कंप्यूटर पर, तो यहाँ पर CPU में जो ALU पार्ट होता है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना होगा, पहले से ही आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 2+2 का आपने क्या किया, 2+2 का आप एक इक्वेशन टाइप की दी जो भी आपने, तो ये क्या जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, प्रोसेसिंग करेगा, स्टोर होगा वहाँ पर, प्रोसेसिंग करेगा और इसके बाद में आउटपुट दे देगा 4 आउटपुट दे देगा यूजर को, क्योंकि इनपुट डाटा कौन करता है, यूजर इनपुट डाटा करता है। अब यूजर को ही आउटपुट मिलेगा ना, तो यहाँ पर क्या है, इनपुट का इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए कि which are one of the following basic operation for converting raw input data into useful information is not performed by all computers। not performed by all computers किसके द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो स्विचिंग के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। बाकी इनपुटिंग करता है, इसके बाद में इनपुटिंग देखिए करता है और साथ ही साथ में स्टोर भी करता है और इसके बाद में आउटपुटिंग भी होती है, आउटपुट भी देता है। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी और CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच के उच्च वेग के बफर के रूप में कार्य करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कैसी होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा इसकी वो क्या होती है, यह उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। इसका जो हाई स्पीड बफर होता है, मतलब ये हाई स्पीड में काम करती है। तो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड कौन होती है, कैश मेमोरी होती है। सबसे ज़्यादा हाई स्पीड कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। और इसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डाटा व निर्देशों को अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए भी किया जाता है। किसका लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कि जब प्रोसेसिंग चल रही है तो उसके दौरान जो भी बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा व निर्देश है, मान लीजिए कोई भी यूजर है, कोई डाटा दे रहा है या निर्देश दे रहा है, तो उसको बार बार उपयोग कर लेगा और इसी के तौर पर अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि आप ज़्यादातर जब सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, कंप्यूटर चला रहे होते हैं, तो उसमें होता है कि जब आप कैश मेमोरी ज़्यादा फुल हो जाती है, तो जब ज़्यादा कैश मेमोरी फुल हो जाने की वजह से तो इसमें एक चीज़ आ जाती है, कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। जब कंप्यूटर स्लो चलने लगता है तो आप क्या करते हैं, कैश मेमोरी को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं कैश मेमोरी से। तो अब क्या होता है, कंप्यूटर थोड़ा फास्ट चलने लगता है, तो ये इसलिए होता है। तो कैश मेमोरी कैसे अस्थायी तौर पर करती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, तो अगर रजिस्टर पूछा जाए तो रजिस्टर कितने बिट में होता है, 1 बिट में होता है। साइज कितना, रजिस्टर का साइज कितना होता है, 1 बिट का होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन दिया होता तो रजिस्टर ही सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर कह दिया गया CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच में, CPU
और मुख्य मेमोरी के बीच में पूछ लिया गया, मेन मेमोरी के बीच में पूछ लिया गया, तो इसके बीच में कौन होता है, इसके बीच में कैश मेमोरी होता है। अब लेकिन सबसे जो फास्टेस्ट होता है प्रोसेसिंग, सबसे जो फास्टेस्ट प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर में कैश मेमोरी की होती है, लेकिन कभी कभी क्या है रजिस्टर की भी मान ली जाती है, क्योंकि रजिस्टर सबसे कम साइज में होता है, 1 बिट में होता है, और जिसका साइज कम होगा तो उसकी जो फास्टेस्ट प्रोसेसिंग है वो और अधिक फास्ट होगी। इसके बाद में कैश मेमोरी का साइज कितना लगभग होता है, कैश मेमोरी का साइज लगभग होता है 20 MB के लगभग में कैश मेमोरी का साइज होता है। इसके बाद में रैम का साइज पूछ लिया जाता है, तो रैम का साइज आपको पता होगा 8 GB भी आने लगी, 16 GB भी आने लगी है। अब इसके बाद में हार्ड डिस्क का साइज आपने देखा होगा लगभग 500 GB, 1000 GB, 1 TB और जेटाबाइट, ऐसे बहुत ज़्यादा तक हार्ड डिस्क भी आ जाती है। तो इस हिसाब से क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, फेडोरा वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने यूज किया होगा जब आप विंडो 7 अपने सिस्टम पर कभी अपडेट किए होंगे, या फिर विंडो 7 आपने डाला होगा तो देखा होगा कि विंडो 7 के साथ ही इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से ही इनबिल्ट होता है। इसके बाद में फायरफॉक्स आप ज़्यादातर चला भी रहे होंगे कभी लोग, आजकल तो फायरफॉक्स क्रोम वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्रेज हुआ करता था, लेकिन इस समय नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा यूज होता है फायरफॉक्स और गूगल क्रोम होता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी भी बैंक में वगैरह में जो आप जाएंगे देखा होगा यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चलता है सबसे ज़्यादा। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अब ये क्या है फेडोरा, फिर आप क्या है सोच रहे होंगे फेडोरा क्या है, तो फेडोरा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है फेडोरा, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कुछ कैटेगरी होती हैं सॉफ्टवेयर की, कैटेगरी सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, तो ये आप कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो सुनिए। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है फ्रीवेयर होता है, लाइसेंस वेयर होता है, शेयरवेयर होता है, ओपन सोर्स होता है। तो ये ओपन सोर्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद 5वें नंबर पर टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है, इसके बाद 6वें नंबर पर प्रीमियम होता है, 7वें नंबर पर हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर होता है, और 8वें नंबर पर वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज़ें बता दी आपने, ये तो कुछ नया नया सा लग रहा है, तो आपको बताते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हैं, लाइसेंस वेयर सॉफ्टवेयर भी वो होते हैं जिनको आप सॉफ्टवेयर पहले लीजिए फिर इसके बाद में आप उनको परचेज करिए, जैसे कि विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, तो ये सब क्या है लाइसेंस वेयर हैं। इसके बाद में आपने सुना होगा ये जो, फिर आप सोच रहे होंगे कि जब लाइसेंस वेयर बता दिया, अब इसके बाद में 3rd नंबर पर बताया था शेयरवेयर, ये क्या होता है, तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि सॉफ्टवेयर तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ में उसमें कुछ ना कुछ ट्रायल पीरियड के लिए आपको यूज करने के लिए मिलेगा, मतलब कुछ समय के लिए फ्री में मिलेगा, बाकी बाद में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है शेयरवेयर। इसके बाद में इसका एग्जांपल अगर बताना हो तो क्या बता सकते हैं, आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर बता सकते हैं, एंटीवायरस बता सकते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं। और आपको जो सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस वेयर हैं इसके लिए तो मैंने बता ही दिया आपको एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, और जो फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर का एग्जांपल क्या, गूगल क्रोम ही हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, एडोब रीडर हो गया, तो ये सब कैसे हैं, ये सब फ्रीवेयर हैं। अब इन जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम शेयरवेयर कहते हैं, इनको और किस नाम से जानते हैं, इनको नेगवेयर नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेगवेयर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन बताइएगा कि जब MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है, कि आखिर डिफरेंस क्या है दोनों में, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, दोनों में आप बताइएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैंने बताया कि आपको शेयरवेयर को किस नाम से जानते हैं, नेगवेयर नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद में आपने देखा होगा फ्रीवेयर, लाइसेंसवेयर, शेयरवेयर, ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं तो इनको क्या होता है, इनकी जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe, इनका फाइल एक्सटेंशन होता है। और यह फाइल एक्सटेंशन किस में होता है, सेटअप में होता है, और सेटअप में आप जब क्लिक करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं तो सेटअप ही इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद में 4थे नंबर पर सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो जिसका एग्जाम्पल है फेडोरा जिसका एग्जाम्पल है ओपन सोर्स का ही है। तो ओपन सोर्स क्या होता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर
वो होते हैं कि सॉफ्टवेयर भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ में आपको लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए फ्री में यूज करने के लिए मिल रहे हैं। लाइफ टाइम के लिए यूज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप उनमें कुछ ना कुछ चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आपके लिए बिल्कुल ओपनली है, खुले हुए हैं, आप इनमें कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे लाइनेक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विकिपीडिया हो गया। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लाइनेक्स के इन्वेंटर का क्या नाम है, लाइनेक्स के इन्वेंटर का नाम है लाइनस टॉरवोल्ड। लाइनस टॉरवोल्ड लाइनेक्स के इन्वेंटर का नाम है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप इनको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद में जो अगला सॉफ्टवेयर है जो बताया था मैंने, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर बनाने की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपने देखा होगा कि अभी तक आप जो यूज कर रहे थे, जैसे आप मान लीजिए किस मॉल में गए शर्ट लेने, आपने बीइंग वुमन की शर्ट ली या फिर कुछ भी लिया, किसी कोई गर्ल गई है, कोई भी अच्छे से ड्रेस ली उसने, तो क्या वो आपके अकॉर्डिंग बनी हुई थी? नहीं ना, तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई थी क्योंकि वो आप मॉल में गए, कंपनी ने बनाई, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बनाई बल्कि सभी के अकॉर्डिंग बनाई। तो वो क्या है, वो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल सॉफ्टवेयर के तरीके पर करेंगे। तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बनी गई थी, वो सभी के अकॉर्डिंग बनी गई थी। और इसके बाद में टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग गए, आपने अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ बताई और उसके अकॉर्डिंग आपने कोई भी चीज़ कराया, आपने शर्ट सिलाई या किसी लड़की ने सूट सिलाया, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये तरीके है, ये क्या है, बाकी जो चार मैंने ऊपर पढ़े वो कैसे थे, वो तो नॉर्मल थे, लेकिन अब जो हमारा टेलर मेड सॉफ्टवेयर है वो कैसा है, वो इस प्रकार सा है कि आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी अकॉर्डिंग के हिसाब से, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ये टेलर मेड सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद में फ्रीमियम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये फ्रीमियम सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि आप अभी एडब फोटोशॉप चलाया होगा या कोरल ड्रा चलाया होगा, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीवेयर भी होते हैं और प्रीमियम भी होते हैं। मतलब इसमें आपको कुछ चीज़ें तो आपको नॉर्मल फ्री में चलाने को मिलेंगी, लेकिन जो कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो कैसे मिलेंगी आपको, वो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड आया होगा, अगर ये ऐड आया होगा तो मतलब क्या, आप अभी फ्रीवेयर चला रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐड नहीं देखना तो यूट्यूब ने क्या सुविधा कर रखी है, यूट्यूब ने सुविधा कर रखी है आप पर प्रीमियम लीजिए यूट्यूब का और आपको ऐड नहीं दिखेंगे, तो ये सुविधा कर रखी है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है, तो इस हिसाब से ये फ्रीमियम के अंतर्गत आते हैं। हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम बहुत ही, मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज कर सकते हैं, बाय बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिलिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना है तो वो ज़्यादातर हर जगह पर बिलिंग के लिए यूज होगा। पे रोल यानी मतलब पेमेंट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना है तो वो हर सॉफ्टवेयर पेमेंट करने के लिए होगा। इन्वेंट्री के लिए कोई बनाया गया तो इन्वेंट्री के लिए बनेगा। इसके बाद में वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर की बात करें तो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या होते हैं कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए ओला का। ओला कैसा है, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर है। ओला यहाँ पर क्या काम करता है, ओला काम करता है सवारी को यहाँ से उठाना, दूसरी जगह पर पहुँचाना, अपने एक लोकेशन से उठाना दूसरी लोकेशन पर पहुँचाना, ओला ये काम करता है। ओला उबर ये काम करते हैं। तो क्या ये ओला उबर जब किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो क्या है वहाँ पर ये रेस्टोरेंट की सुविधा देने लगेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं देंगे क्योंकि ये हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कैसे हैं, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर हैं। तो ये केवल उसी चीज़ के लिए बनाए गए हैं जिस चीज़ के लिए वो हर जगह वहीं पर करेंगे। अगर पेशेंट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर हर हॉस्पिटल में वह पेशेंट शेड्यूलिंग के लिए ही सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, ना कि बिलिंग के लिए, ना कि इन्वेंट्री के लिए किया जाएगा। वो केवल पेशेंट को ही शेड्यूल करेगा कि इस पेशेंट को क्या कितना अपॉइंटमेंट कब मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपने चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा 1 GB सूचना को निरूपित करता है? 1 GB सूचना को निरूपित कौन करता है? 1024 MB। 1024 MB 1 GB को निरूपित करता है। तो 1 MB कितने को करता है? 1024 KB। तो 1024 KB कितने को करता है? कमेंट में बताइए 1 KB कितने बाइट को निरूपित करता है और 1 बाइट कितनी बिट को निरूपित करता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, आप छाप दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी। क्या चीज़ याद रखनी होगी? देखिए बताता हूँ मैं। यहाँ पर जब GB, ये जो G और B पूछा गया है ना, तो इसका मतलब क्या है? गीगाबाइट है। इसका मतलब क्या है? गीगाबाइट है। क्या है मेरे प्यारे भाई? गीगाबाइट है। ये जब बड़ा बी बना हो तो गीगाबाइट होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर केबी पूछा गया तो क्या होगा? इसका मतलब किलोबाइट होगा। क्या होगा? किलोबाइट होगा। किलोबाइट,
किलोबाइट इसका अंतर मतलब होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए केबी का मतलब, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा किलो बिट। इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, किलो बिट होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब कैपिटल बी होगा तब उसका मतलब बाइट होगा। मतलब जो कैपिटल बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है बाइट को। जो स्मॉल बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है बिट को, बिट को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है। तो लिंकर है जो भाषा अनुवादक नहीं है, बाकी असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये सभी भाषा अनुवादक होते हैं। कैसे होते हैं, ये सभी भाषा अनुवादक होते हैं, लेकिन लिंकर भाषा अनुवादक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आउटपुट डिवाइसों का डिवाइस परिचालक, परिचालक आप देखिए कथन पढ़िए कौन से दिए गए, प्रयोक्ताओं द्वारा उपलब्ध किए गए इनपुट की सुविधा कंप्यूटर उपयोगी रूप में व्याख्या करता है। इसके बाद में कंप्यूटर आउटपुट के प्रयोक्ता के लिए बोध दिगम रूप में व्याख्या करता है। सी ऑप्शन दिया गया, प्रयोक्ता के इनपुट को आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित ट्रांसलेट करता है। इसके बाद में डी ऑप्शन दिया गया, आउटपुट डिवाइस के साथ प्रयोक्ता के संचार को सुगम बनाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर आउटपुट की प्रयोक्ता के लिए बोधगम्य रूप में व्याख्या करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में ही पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इनको देखते हैं। निष्पादन किए जाने वाले परिवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा रजिस्टर है जो प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी SWF ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। बाकी WAV और MIDI, MPG, AAC ये सभी कैसे हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट आते हैं, लेकिन SWF ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, देखिए। एक बिट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक बिट सूचना, मैंने यहाँ पर बताया था कि रजिस्टर, देखिए रजिस्टर का कितना होता है, एक बिट होती है। रजिस्टर कितनी, रजिस्टर का साइज कितना होता है, एक बिट होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन फंसाने के लिए देखिए पूछा गया, एक बिट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पूछा गया। क्या पूछा गया, परिपथ पूछा गया है। एक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो सर्किट पूछा गया, सर्किट कौन सा होता है, तो सर्किट होता है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है, ना कि रजिस्टर। रजिस्टर सर्किट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर, जो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर पूछा गया, मतलब क्या है, एक बिट सूचना के संचयन के लिए फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, CD रोम क्या है। तो CD रोम का आपको फुल फॉर्म पता होगा क्या है। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, और यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसकी संग्रह क्षमता कितनी होती है, 640 MB होती है। इसके डाटा को पढ़ने के लेजर बीम की आवश्यकता होती है। डाटा को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लेजर बीम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, WAP किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो WAP किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग किया जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीकी प्रबंधी करता है 10 किलोमीटर की सीमा को फाइल को भेजने के लिए। तो ये तो नहीं होगा, आपको पता होगा कि ये तो नहीं हो सकता है। इसके बाद में ईमेल भेजने का काम, ब्लूटूथ ईमेल भेजने का भी काम नहीं करता। तो 2 ऑप्शन तो कट गए। यहाँ पर एक सी ऑप्शन दिया गया है, छोटी, इसको आगे से पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं। वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइस इक्विपमेंट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब क्या है, छोटी दूरियों पर रखे हुए विभिन्न यंत्रों या उपकरणों के बीच बेतार संपर्क, मतलब कोई तार नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही संपर्क बनाता है। और जो अगला ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है,
इंटरनेट से चलचित्र डाउनलोड करने का, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो रहा है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। छोटी दूरियों पर रखे हुए विभिन्न यंत्रों के उपकरणों के बीच में बेतार संबंध होता है। और इसकी रेंज कितनी होती है? 10 किलोमीटर यहाँ पर दी गई, तो 10 किलोमीटर तो नहीं होगी क्योंकि ये इसीलिए गलत हुआ था ऑप्शन। तो इसकी रेंज होती है 10 मीटर से 50 मीटर तक हो सकती है इसकी रेंज। वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा 10 मीटर ही रेंज होती है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 मीटर भी हो सकती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? कंप्यूटर का एक मूल कार्य नहीं है टेक्स्ट स्कैन करना। टेक्स्ट स्कैन करना फिर किसका कार्य है? तो ये स्कैनर का काम है। आपको तो पता ही होगा कि स्कैनर का काम होता है, और यह कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। और कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट लेता है, यानी मतलब डाटा को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, इसके बाद में डाटा को स्टोर भी करता है, और साथ में क्या करता है? आउटपुट देता है। आउटपुट देता है, डाटा को स्टोर करता है, इनपुट लेता है, डाटा को स्टोर करता है, फिर आउटपुट देता है। तो ये कंप्यूटर के मूल कार्य हैं, ना कि टेक्स्ट स्कैन करना। टेक्स्ट स्कैन करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है? कौन सा एक हार्डवेयर है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ये एक हार्डवेयर है। बाकी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, पता होगा आपको। प्रिंटर ड्राइवर, आप अपना प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं ना सिस्टम में, तो ये क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप क्या करते हैं? कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तो ये भी एक ड्राइवर है। कंट्रोल यूनिट क्या है? यह एक जो कंट्रोल यूनिट है वो कैसा है? यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। इसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, दोनों का ही माना जाता है, इसीलिए दोनों ही माने जाते हैं। कॉम्बिनेशन है दोनों का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन है, लैन वैन मैन, विभिन्न क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले कंप्यूटर जालक्रम या नेटवर्क कह सकते हैं, नेटवर्क हैं। इनमें प्रथम एल, डब्ल्यू और एम क्रमशः किनके लिए हैं? तो लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन। लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया है, बैन को ही क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। जो बैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको ही इंटरनेट कहा जाता है। इनकी दूरियों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए इसकी जो लैन की दूरी होती है वो 1000 मीटर तक होती है। स्थान क्या है? कैंपस या बिल्डिंग में ये लगाया जाता है। बैन वाइड एरिया नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक होती है इसकी दूरी, इसको देश या महाद्वीप में लगाया जाता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसकी 5 से 50 किलोमीटर तक होती है, तो इसको शहर या कस्बे में लगाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के क्या निर्दिष्ट करता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य जो अनुप्रयोग या उपयोगकर्ता की जैसी आवश्यकता को वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में क्या होता है? इंटरनेट पर आधारित प्रक्रिया होती है। आपको पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर आधारित होती है? बेस्ड ऑन द इंटरनेट पर आधारित होती है, और कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल है। ये क्या है? कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल है। गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है। गूगल जो एप्स होता है वो किसका है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण होता है, जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जाता है। और यह विद्युत ग्रिड की तरह कार्य करता है, तथा मांगे जाने पर यह सूचनाएं कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों को दी जाती हैं, और इसमें एक समय पर एक से अधिक उपभोक्ताओं और द्वारा संसाधनों की साझेदारी भी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ में यह जैसी आपको आवश्यकता होती है वैसा सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म भी प्रदान कर देता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो सकता है किंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अर्धद्वैध कहते हैं। अर्धद्वैध कहते हैं। अर्धद्वैध होता क्या है? तो संचार की ऐसी पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण तो होता है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है। पूर्णद्वैध क्या होता है? संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में एक साथ संचार होता है। और एकमुखी क्या होता है? एकमुखी होता है संचार की ऐसी पद्धति जिसमें केवल एक ही दिशा में संचार होता है। केवल किसमें होता है? एक ही दिशा
दिशा में संचार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक क्रमादेश संचय जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली जैसे कैसे चलती है और सूचना का संसाधन करती है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंपाइलर कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, या लिंकर कहलाता है, या असेंबलर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल सा है। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लेते हैं क्या है। सॉफ्टवेयर का समूह है जो आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। इसी की सहायता से कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित में रखता है। इसकी मदद से एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी सीपीयू में चलाए जा सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रचलन तंत्र के उदाहरण डॉस, यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनेक्स आदि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एसएमपीएस किसका परिवर्णी शब्द या एक्रोनॉमी है? किसका एक्रोनॉमी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये एसएमपीएस होता क्या है। तो एसएमपीएस क्या होता है, जल्दी से जल्दी कमेंट बताइए आप लोग कि एसएमपीएस क्या होता है। तो यह आपने देखा होगा कि एक तरीके से रेक्टिफिकेशन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रेक्टिफिकेशन का कार्य करता है। अब रेक्टिफिकेशन क्या होता है आपने सोचा? तो रेक्टिफिकेशन होता है कि यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। जो भी करंट जा रहा है सिस्टम में, तो सिस्टम में जो करंट जा रहा है तो वो जाता है एसी में, तो इसको किस में परिवर्तित करता है? डीसी में परिवर्तित करता है। एक तरीके का जो कंप्यूटर के भीतर लगे हुए विभिन्न युक्तियों के पावर प्रबंधन का काम करता है। जो पावर सप्लाई होती है तो पावर सप्लाई को मैनेज करता है, पावर सप्लाई को मैनेज करता है, रेक्टिफिकेशन करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ये इसलिए बता दिया है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है, तो एसएमपीएस करता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ये करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यूएसबी किसका परिवर्णी शब्द या एक्रोनॉमी है? तो यूएसबी का यूएसबी किसका है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यह कंप्यूटर परितंत्रों जो पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और प्रिंटर हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, पेन ड्राइव, म्यूजिक सिस्टम आदि बहुत से कंप्यूटर में चीज़ लगती हैं, तो वो इन्हीं के माध्यम से इनमें ही जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में इन्हीं में जोड़ा जाता है, यूएसबी में ही जोड़ा जाता है। और दो या दो से अधिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर दो कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाए, कंप्यूटर मोबाइल को एक साथ जोड़ दिया जाए और तार की सहायता से, मतलब वायर की सहायता से जोड़ते हैं, उसे यूएसबी में ही कहते हैं। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बस क्या होते हैं? तो बस आपने देखा होगा वायर्स होते हैं, कंप्यूटर में जो वायर्स लगे होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। बस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डाटा बस, एक होता है क्या डाटा बस, दूसरा होता है एड्रेस बस और तीसरा होता है कंट्रोल बस। तीसरा क्या होता है? कंट्रोल बस होता है। डाटा बस का क्या काम है? तो यह क्या करता है? जो डाटा कंटेन रखता है, सिस्टम में जो भी डाटा होता है उसको रखता है। इसके बाद में एड्रेस बस का क्या काम होता है? तो एड्रेस बस का काम होता है कि डाटा कहां पर पहुंचना चाहिए, उसकी सही जगह कहां है पहुंचने की, तो ये एड्रेस बस का काम होता है कि डाटा को सही जगह पहुंचाना ही एड्रेस बस का काम होता है। इसके बाद में कंट्रोल बस का क्या काम होता है? कंट्रोल बस का काम होता है कि जितने भी रीड और राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, कि कौन से पढ़े जा रहे हैं, कौन से लिखे जा रहे हैं, मतलब कोई भी रीड और राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, कि आप सिस्टम में क्या वर्क कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं, वो सभी का कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल बस उन सभी का कंट्रोल करती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। तीन प्रकार के बस होते हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, तीन प्रकार के होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। उन युक्तियों को किसी कंप्यूटर तंत्र में जैसे संलग्न की जाएं, कार्य करने लगती हैं, किस रूप में वर्णित की जाती हैं? तो किस रूप में वर्णित की जाती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लग एंड प्ले में परिवर्तित की जाती हैं। जब किसी युक्ति को कंप्यूटर में जोड़ते ही कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उन्हें प्लग एंड प्ले कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, कैमरा आदि, ये सभी क्या है? प्लग एंड प्ले हैं। लगाओ तुरंत काम करना स्टार्ट है। आपको गाने डालने हैं पेन ड्राइव कंप्यूटर पर लगाइए, तुरंत आप डालिए, तुरंत आप अपने ऑपरेशन कीजिए, मतलब तुरंत इनपुट दीजिए, तुरंत आपको आउटपुट मिल जाएगा, आपके गाने आपके पेन ड्राइव में पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा एक बार, कुछ खास नहीं है लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिए वीडियो और पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भूमंडलीय स्थान निर्धारण प्रणाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस पर आपको विचार करना है। तो यह क्या है देखिए, जीपीएस से एटीएम सम व्यवहारों में यथार्थ समय अंकित हो पाता है। जीपीएस से एटीएम सम व्यवहारों में यथार्थ समय अंकित हो पाता है। जीपीएस संकेतों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों ही इसके राइट आंसर हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही कथन जो दिए गए हैं वो सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ दी गई जो ऊपर बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सेल्युलर प्रौद्योगिकी चरण में विकसित होने, जिसको पीढ़ी कहते हैं, जनरेशन कहते हैं, जहां कोई पीढ़ी उपभोक्ता की संख्या को निरूपित करती है, उच्चतर पीढ़ी में अधिक उपभोक्ता होते हैं। और इसका दूसरा जो कथन दिया गया है, दूसरा कथन क्या दिया गया है? दूसरा कथन पढ़िए, 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM दो मानक होते हैं, और 2G प्रौद्योगिकी में CDMA मानक और 3G में GSM मानक होते हैं। इसका राइट आंसर आपको क्या बताना? तो केवल दो ऑप्शन, ये जो दूसरा ऑप्शन है यही वाला ठीक है। 2G प्रौद्योगिकी में CDMA और GSM दोनों मानक होते हैं, और यहाँ पर जो दिया गया है ये गलत है, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद में चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो भी गलत है। तो अब हम बात करते हैं 2G प्रौद्योगिकी में। तो 2G प्रौद्योगिकी में जो CDMA होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। तथा GSM क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन दो मानक होते हैं। और 2G यानी दूसरी पीढ़ी की वायरलेस टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। और मोबाइल प्रौद्योगिकी में अब तक की पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट G, 1G, 2G और 2.5G, 3G और 4G और 5G, ये आज तक आ चुकी हैं। 5G भी आ चुकी है, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के पास मोबाइल भी होंगे और 5G डाटा का फ्री इस्तेमाल भी कर रहे होंगे इस समय पर आप लोग। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। द वर्ड FTP शब्द किसके लिए है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये FTP का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के दिमाग के रूप में भी जाना जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को दिमाग के रूप में भी जाना जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। साथ ही में इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक तकनीकी जिसमें डाटा को द्विमुखी डेस्कों में पर साथ साथ लिखा जाता है, क्या कहलाती है? तो मिररिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मिररिंग कहलाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। शब्द ई अवशेष, ई वेस्ट किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह किसे निर्दिष्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कि मोबाइल, PC आदि जो उनके उपयोगी कार्यविधि के लिए बाद में निपटा दिए गए हों, तो यह इन्हें निर्दिष्ट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, और लास्ट ही हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है। CAD किसके लिए है? तो CAD किसके लिए है? CAD है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए CAD का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिजाइन और एवं डिजाइन प्रलेखन में कार्य संपादित किया जाता है, कार्य संपादित किया जाता है। अब हम क्या करते हैं? अब हम अभ्यास प्रश्न पत्र करते हैं, देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है,
जॉब सर्च करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं? तो जॉब सर्च करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं? लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक कैसी है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट कैसा है? ये आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और अमेजॉन भी कैसा है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप शॉपिंग करने का कार्य करते हैं। और जबकि लिंक्डइन में क्या करते हैं? आप जॉब सर्च करने का काम करते हैं। और इसकी बात करें तो लिंक्डइन अमेरिकी व्यापार और रोजगार उन्मुख सेवा है, जिसको 5 मई 2003 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 5 मई 2003 में लॉन्च किया गया था। इसे मोबाइल ऐप वेबसाइट के साथ माध्यम से संचालित किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, जिसमें नौकरी पेशा और नौकरी चाहने वाले अपने सीवी को पोस्ट करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। टीबी, जीबी, केबी ये क्या हैं? ये सब क्या हैं? तो टीबी जो टीबी है, जीबी है और केबी है, ये है कैसे हैं? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या असेंडिंग ऑर्डर में, या बोथ में, या फिर नन में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसका मतलब कैसा है कि सबसे पहले टीबी आता है। जो एक टीबी बराबर कितना होता है? एक टीबी बराबर कितना होता है? तो एक टीबी बराबर होता है 1024 जीबी। 1024 जीबी होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। अब इसके बाद में एक जीबी बराबर कितना होता है? तो एक जीबी बराबर होता है 1024 MB। एक जीबी बराबर कितना होता है? 1024 MB। यहाँ से देखते हैं, एक जो टीबी बराबर होता है, एक टीबी बराबर होता है, एक टीबी बराबर होता है 1024 जीबी, 1024 जीबी। और एक जीबी बराबर होता है 1024 MB। और एक MB बराबर होता है 1024 KB। और एक KB बराबर क्या होता है? 1024 बाइट, 1024 बाइट। और एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट, 8 बिट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कैसे दिए गए हैं? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन IoT? IoT में टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब क्या होता है? थिंग। थिंग क्या है? थिंग है। इंटरनेट ऑफ थिंग, मैंने बताया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है? IoT में टी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? तो अपलोड किया जा सकता है, कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1 मिनट का रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है। रिकॉर्ड करके पूछा गया है, रिकॉर्ड करके कितनी देर का अपलोड किया जा सकता है? 1 मिनट का अपलोड किया जा सकता है। अब इंस्टाग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो इंस्टाग्राम फ़ोटो और वीडियो शेयर करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसको अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया। इसमें 3 सेकेंड से 60 सेकेंड तक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। IDS इज स्टैंड फॉर, IDS किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम यह होता क्या है? तो IDS का विस्तृत रूप क्या होता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसका प्रयोग क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है, और यह एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग या उपकरण है जो दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों या नीति उल्लंघनों के लिए नेटवर्क या सिस्टम गतिविधियों में निगरानी करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। उमंग ऐप का विस्तृत रूप क्या है? उमंग ऐप का विस्तृत रूप क्या दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप कितनी भाषा में उपलब्ध है? तो उमंग ऐप 14 भाषा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लॉग पर पोस्ट किया जा सकता है? तो ब्लॉग पर पोस्ट किया जा सकता है टेक्स्ट में भी, फोटो में भी और वीडियो में भी। आप कुछ भी ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी ब्लॉग कर रहे हैं तो उसको फोटो ब्लॉग कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो में भी कर सकते हैं। इसके आपने देखा भी होगा, लोग के बनाते रहते हैं यूट्यूब पर, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग करके, ऐसे देखा होगा। और फोटो में भी ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। आपने कई वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पर फोटो पड़ी होती हैं और उसको ब्लॉग का रूप दिया जाता है। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है, जानकारी पुनः प्राप्ति सबसे तेज है? जानकारी पुनः प्राप्ति से सबसे तेज है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये सबसे तेज है। जानकारी यहाँ से आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने अपनी हार्ड डिस्क में कोई भी, आप एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं,
हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आप जैसे आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, आपने अपना ये कंप्यूटर चलाया और अचानक से इसमें से आपने सोचा कि चलो हम इसमें गाना सुनते हैं, गाना सुनना स्टार्ट किया। अगर आप इसमें दो गाने दो तरीके से सुन सकते हैं, या तो आप सुनेंगे इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर जाकर या फिर कहीं से भी, या तो आप डायरेक्टली सुनेंगे कैसे, जो आपके हार्ड डिस्क में सेव होंगे। आप जब हार्ड डिस्क में सेव होंगे तो ये आपके पास सेव बने रहेंगे, तो आप इसको पुनः प्राप्त वापस से जल्दी कर सकते हैं। जैसे ही सिस्टम खोलेंगे तुरंत आप इसको वापस से ले सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडोज का मेन एरिया जहां पर प्रोग्राम को मैनेज कर या ओपन कर सकते हैं। आंसर क्या है इसका? राइट आंसर डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडोज का मेन एरिया है जहां पर प्रोग्राम मैनेज तथा ओपन कर सकते हैं। आपने देखा होगा डेस्कटॉप जब बना होता है इसे, तो डेस्कटॉप में कई आइकन लोग रखे होते हैं, बहुत से आइकन होते हैं। जैसे कि मेरे ही, अगर अपने ही डेस्कटॉप की बात करें तो मेरे ही डेस्कटॉप में बहुत ज़्यादा आइकन है, लगभग पूरा भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली रह जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्लाउड सेवाओं के साथ डॉट 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 ग्राहकों के साथ एक संबंध है। कैसा संबंध है? अनेकों के लिए एक, वन टू मैनी संबंध है। अनेकों के लिए एक संबंध है। मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज किसका घटक है ये आपको बताना है। तो ये किसका घटक है? एमएस वर्ड का मेल मर्ज घटक है। कंपाउंड किसका है? एमएस वर्ड का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। आपने देखा हो कि बहुत ज़्यादा यूज करने वाली हो गया है, यूपीआई को भी आप बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आप पेमेंट भी कर रहे हैं तब भी यूपीआई से कर रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन बी, 3 जून 2017 में लॉन्च हुआ था। और अतुल्य भारत ऐप का उपयोग क्या है? अतुल्य भारत ऐप का उपयोग है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था अतुल्य भारत ऐप। और यह के जे अल्फोंस ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के दिन इसे 2016 में लॉन्च किया था। किसने किया था? के जे अल्फोंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से ट्विटर के संस्थापक कौन हैं? तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? कमेंट करके बताइए ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो ट्विटर के संस्थापक हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक डॉर्सी। मार्क जुकरबर्ग किसके संस्थापक हैं? फेसबुक के। बिल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु मदुरै के। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या तात्पर्य है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। और कंट्रोल यूनिट के और कौन कौन से कार्य होते हैं? तो यह सभी प्रोसेसर को सिग्नल का कंट्रोल करती है। जितने भी प्रोसेसर होते हैं उनके सिग्नल का कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट का कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना भी होता है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। कंट्रोल यूनिट का काम कंट्रोल करती है क्योंकि वो। इसके बाद में यह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का भी कार्य करता है कि आपने कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कंट्रोल यूनिट, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905407400। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे और आप हमें यहाँ पर लिख के भेजेंगे। क्या लिख कर भेजेंगे? कि सर प्लीज़ प्रोवाइड मी पीडीएफ, ऐसे भेजेंगे। सर प्लीज़ प्रोवाइड पीडीएफ, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसे लिख के भेजेंगे। तो आपने लिख के भेजा सर प्लीज़ प्रोवाइड पीडीएफ। तो क्या ये आप मेरे पास आएगा? तो मेरे पास तो ऐसे ही आएगा। लेकिन जब ये सिस्टम यूनिट के पास पहुँचेगा, कंट्रोल यूनिट के पास पहुँचेगा, एक तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ अलग लैंग्वेज में पहुँचेगा। जब अलग लैंग्वेज में पहुँचेगा, जब ये जो कंट्रोल यूनिट है ये वापस से मेरे पास भेजेगी, तो इसको डिकोड करेगी, इसको डिकोड करके मेरे पास भेजेगी। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता, मशीनी लैंग्वेज समझता है, और हम सिंपल सी भाषा में करते हैं। सिंपल की भाषा में क्या करते हैं? हमने बता दिया 2+2 हमें चाहिए, 2+2 चाहिए। तो कंप्यूटर का ये लैंग्वेज समझ रहा है? कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तो इसको डिकोड करता है।
है। कंट्रोल यूनिट इसको डिकोड करता है और कंप्यूटर के पास में, मतलब ये जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर डाटा स्टोर हो जाता है और इसको डिकोड करता है। जब इसको डिकोड कर देता है कंप्यूटर के पास में डाटा पहुँचता है और डाटा जो डिकोड हुआ डाटा पहुँचता है उसको रिप्लाई दे देता है, कंप्यूटर रिप्लाई देता है। अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के पास वापस से आया, अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इसको वापस से डिकोड करता है और वापस से डिकोड करके यूजर को वैसी ही भाषा, उसी भाषा में रिप्लाई देता है जिस भाषा में यूजर ने डाटा इनपुट किया था। तो ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विंडोज 10 में स्लीप का अर्थ क्या है? तो विंडोज 10 में स्लीप का अर्थ क्या है? स्लीप मोड विंडोज 10 का जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में चल रहे सभी एप्लीकेशन को बिना टर्मिनेट किए कंप्यूटर बंद कर देना। कोई भी एप्लीकेशन जो चल रहा है उसको बिना ही टर्मिनेट करना, मतलब क्या है, एप्लीकेशन को नहीं हटाना है, बस कंप्यूटर को नॉर्मल स्लीप मोड में रख के बंद कर देना है। तो ये स्लीप मोड होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्लाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक आईओटी का तत्व नहीं है? आईओटी का तत्व नहीं है तो सिक्योरिटी आईओटी का तत्व नहीं है। सिक्योरिटी कैसा है? आईओटी का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता में सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता और सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रणाली में इन सभी की क्षमता को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आगे पहुंच चुका है। आपने नाम भी सुना होगा चैट जीपीटी का। तो चैट जीपीटी किस पर आधारित है? ओपन एआई यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ओपन एआई ने इसका निर्माण किया है, तो ओपन एआई पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। त्रुटि को क्या कहा जाता है? त्रुटि को कहा जाता है बग कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कई एप्लीकेशन होते हैं, आपने सुना होगा जो एपीके फाइल होती हैं, तो कई लोग कमेंट उसमें रिव्यू में डालते हैं, या फिर जब कोई भी वो किया जाता है, जैसे अपडेट किया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन अपडेट किया जाता है तो कुछ ना कुछ बग फिक्स किए जाते हैं, तो उन्हें त्रुटि को बग ही कहा जाता है। अब जैसे क्या हुआ है कि स्टार्टिंग में आप मान लीजिए अपडेट करना होता है, जैसे अपडेट आपके पास एक नोटिस आता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को या फिर आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। तो ये नोटिस क्यों आता है? तो कुछ ना कुछ उस एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ त्रुटियां हो रही होती हैं, तो उन्हीं त्रुटियों को सुधारा जाता है और उन्हीं को सुधार करके अपडेट किया जाता है। तो इसी वजह से आपके पास वो अपडेट पहुंचती है और आप अपडेट करते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेते हैं? व्हाट्सएप को ही ले लेते हैं। आप व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज कर रहे होंगे तो व्हाट्सएप को ले लेते हैं। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक समय में सिर्फ और सिर्फ कैसा होता था कि यह केवल मैसेज कर सकता था, इधर से मैसेज जाएंगे इधर से मैसेज आएंगे, बाकी कुछ नहीं था। अब व्हाट्सएप लोग ज़्यादा यूज करने लगे, तो व्हाट्सएप ने क्या किया, इसमें सोचा कि कुछ ना कुछ बग फिक्स करें। तो इन लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसमें कॉल की भी सुविधा दे दो, नहीं मैसेज के साथ साथ फोटो सेंड करने की भी सुविधा दे दो। व्हाट्सएप ने बोला चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं, फोटो सेंड। अब आप व्हाट्सएप से फोटो सेंड भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने अपना तुरंत कोडिंग की, अपना सॉफ्टवेयर बना के तैयार किया, एप्लीकेशन बना के तैयार किया, कोडिंग करके इसके बाद में अपडेट पे डाल दिया। अब जब अपडेट पे डाला, वहाँ पर अपडेट पे डाल दिया प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर, जब अपडेट पर डाल दिया तो आपके पास भी उसका नोटिफिकेशन आ जाए कि आप भी अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, जिससे आप नई सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो इसमें क्या है कि कोई ना कोई त्रुटि होती है तो उसको फिक्स करने, उसको ही बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। अब उसी को फिक्स करने के लिए आपके पास एक अपडेट का ऑप्शन आता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन क्या है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन क्या है? यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो नवीनतम वर्जन क्या है? विंडोज 10। विंडोज 10 ये नवीनतम वर्जन है। हालांकि इस समय विंडोज 11 भी आ चुका है, लेकिन विंडोज 10 ये ऑप्शन के हिसाब से नवीनतम वर्जन है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन विंडोज 10 है। यह वर्जन 30 दिसंबर 2014 को रिलीज किया गया और अक्टूबर 2014 में यह बाजार में आया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विंडोज में किस परिवार में विंडोज 10 का संबंध है? विंडोज के किस परिवार में विंडोज 10 का संबंध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज एनटी। विंडोज एनटी। पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम क्या है? तो पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम है एटीएम। एटीएम पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम है। डॉट 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 का प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जा रहा है। तो किसका प्रयोग किया जा रहा है? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी।
RFID रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता का एक ऐसा महसूस कराती है जैसे वो वास्तव में आभासी वातावरण में है। तो वास्तविक में कैसे हैं? आभासी वातावरण में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी से बोलते हैं आभासी वातावरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। थिंग्स नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की मूल संरचना में शामिल है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की मूल संरचना में क्या शामिल है? ये सभी शामिल हैं। सेंसर्स भी होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होती है, डाटा स्टोरेज एप्लीकेशन भी होता है, ये सभी मौजूद होते हैं। IMPS का विस्तृत रूप क्या है? तो IMPS का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का विस्तृत रूप है। उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि के मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। अब अगर हम पीढ़ियों की बात करें तो अभी तक जो 5 पीढ़ियां ही जानी गई हैं, तो इसमें पहली पीढ़ी देखते हैं। पहली पीढ़ी में किसके बारे में बात की गई है? पहली पीढ़ी कब से कब तक चली थी? 1945 से 1955 तक। एक बार हम पीढ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो पहली पीढ़ी चली थी, पहली पीढ़ी चली थी 1945 से 1955 तक। इसमें किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब या बॉल्ब का प्रयोग किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था? सर्किटरी के लिए प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम्स और मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चली, 1945 से 1955, सभी को पता होगा। लेकिन ये भी नहीं पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब के इन्वेंटर का नाम बताइए कि वैक्यूम ट्यूब किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी। तो वैक्यूम ट्यूब खोजी गई थी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और लीडी फॉरेस्ट के द्वारा। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और लीडी फॉरेस्ट के द्वारा खोजी गई थी वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद में दूसरी जनरेशन की बात करें तो दूसरी जनरेशन में देखिए क्या होता है। दूसरी जनरेशन 1956 से 1965 तक चलती है और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और ट्रांजिस्टर किसकी जगह पर? वैक्यूम ट्यूब की जगह पर अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, काफ़ी जगह घेरते थे। अब ट्रांजिस्टर इससे कम जगह घेरेंगे। तो ट्रांजिस्टर का इन्वेंट किसने किया था? तो जॉन बर्डन ने और वाल्टर ब्रैटन ने और विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का इन्वेंट किया था। इसके बाद में थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग किया गया था। 1966 से 1975 तक चली। और इंटीग्रेटेड सर्किट में किसका प्रयोग, ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? जैक स्मिथ किल्बी द्वारा ये खोज की गई थी। और इंटीग्रेटेड सर्किट में IC जो होती है वो किसकी होती है? वो सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद में अगर चौथी जनरेशन की बात करें तो चौथी जनरेशन कब हुई थी? चौथी जनरेशन की अगर बात करते हैं तो चौथी जनरेशन 1976 से 1989 तक चली थी। इसमें LSI और BLSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। और इसमें 1981 में IBM सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कंप्यूटर है होम यूजर्स के लिए सबसे पहला कंप्यूटर है। और 1984 में एप्पल ने मैकोन्टिस है इसको इंट्रोड्यूस किया था। और पाँचवीं जनरेशन की बात करें तो पांचवी जनरेशन में 1990 से अब तक ये जनरेशन चली आ रही है। इसमें ULSI का प्रयोग किया गया था। ULSI बोले तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। अब देखिए इनका वर्क क्या है। इनका वर्क आप देख लीजिए, समझ रहे होंगे कि पहले क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। फिर इसके बाद में क्या? वैक्यूम ट्यूब की जगह पर किसको लाया गया था? वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर को लाया गया था। ट्रांजिस्टर की जगह पर किसको लाया गया था? IC को लाया गया था। IC की जगह पर अब किसको लाया गया? LSI और BLSI को लाया गया। इसकी जगह पर फिर ULSI को लाया गया। आखिर ये है क्या चीज़ें? तो IC अगर वर्क करने की क्षमता है 100, तो इसके बाद में LSI की कितनी है? LSI की है 1000 और BLSI कितनी है? 10,000 और ULSI की है 10 लाख। तो ये चीज़ क्या है? ये इनमें फ़र्क है, दोनों में वर्क करने की प्रोसेसिंग की क्षमता के बारे में बताया गया है। इसके बाद में मेल मर्ज घटक किसका है? MS वर्ड का घटक है, ये पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम को किस तरह और क्यों नामित किया गया? तो रैम को क्योंकि चिप में भी क्या होता है? चिप में भी किसी स्थान को सीधे डेटा और निर्देश के संग्रहित करने पर पुनः प्राप्त करने के लिए चुना जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप बताइएगा क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है और ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है। क्या है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे कि वेब ब्राउज़र या ईमेल या क्लाइंट या अन्य किसी सॉफ्टवेयर में नेटवर्क रिसोर्स ढूंढने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट भौतिक रूप से छुआ जा सकता है। राइट आंसर क्या है, हार्डवेयर। डाटा को आप छू सकते हैं नहीं। कंप्यूटर में आपके जो गाने पड़े हैं, मूवी पड़े हैं, क्या आप उनको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल है, जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, मैक हो गया, या फिर लाइनक्स हो गया, या फिर अबंटू हो गया, तो ये क्या आप इनको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। इसके बाद में सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं, तो क्या आप एमएस ऑफिस को छू सकते हैं, नहीं। एमएस ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या, एप्लीकेशन है, क्योंकि एमएस ऑफिस को आप इंस्टॉल करेंगे, ना कि एमएस वर्ड को इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं एप्लीकेशन को। इसके बाद में अगला देखिए, कुछ अगला क्वेश्चन क्या है, पुनः प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम क्या होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज का आमतौर पर क्या संक्षिप्त नाम होता है, RW डॉट। RW डॉट यानी रीराइटेबल होता है। क्या होता है, रीराइटेबल होता है। स्टोरेज डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार क्या है। स्टोरेज डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार क्या है। पहला देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या आंसर इसका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा मैग्नेटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह इकाई जो प्रोसेस किए गए डाटा को देखने में सहायता करती है। राइट आंसर क्या है, मॉनिटर स्क्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर में ही आप देखते हैं। इसके बाद में सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण सिवाय, ये किस में होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्पैम में होते हैं। किस में होते हैं, सभी स्पैम में होते हैं। आप मेल में देखा होगा कि मेल में एक स्पैम का भी फोल्डर होता है, तो स्पैम में भी ये सभी चीज़ें चली जाती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रक्रिया कहलाती है डाटा माइनिंग कहलाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता को कानून प्रवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंप्यूटर फॉरेंसिक। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों का तक पहुंचने का उपयोग किया जाता है वेब ब्राउज़र के माध्यम से। और फाइबर ऑप्टिकल का लाभ क्या है। फाइबर ऑप्टिकल का लाभ क्या है, तो दृष्टि को सीधी रेखा में उपयोग करना, ये फाइबर ऑप्टिकल का लाभ होता है। इसके बाद में क्लाइंट प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है, वेब ब्राउज़र्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट होता है, किसमें होता है, आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुपात को बदले बिना चार्ट के आकार में बदलने के लिए किसको दबाकर हैंडल रखना होता है। तो किसको दबाकर हैंडल करना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल को दबाकर रखना होता है। इसके बाद में एक्सेल में कई बार डिफ़ॉल्ट पेज को ओरिएंटेशन होता है, तो डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है। ऑप्शन सी पोर्ट्रेट होता है। कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या दिया गया है, किस मेन्यू में चेंज केस कमांड प्रकट होता है। तो किस मेन्यू में होता है, फॉर्मेट मेन्यू में होता है। फॉर्मेट मेन्यू में ये उपलब्ध होता है। इसके बाद में ये वाला इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है, टेक्स्ट को होल्ड रखता है और प्रेजेंटेशन आउटलाइन में प्रदर्शित होगा, वह क्या कहलाता है, वह टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड उद्देश्य क्या है। ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य देखिए क्या गया है, ये सभी ऑटो फॉर्मेट कमांड के उद्देश्य दिए गए हैं। इसके बाद में डीएफएस का विस्तारित रूप क्या है। तो डीएफएस का विस्तारित रूप है डिजिटल फाइनेंस सर्विस। आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, तात्कालिक संदेश का उपयोग करेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग करेंगे। द इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यूजर्स विशिष्ट प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर निर्देश किसे कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एप्लीकेशन को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में सूचना का अर्थ क्या है। सूचना का अर्थ क्या है? सूचना का अर्थ है डाटा। डाटा ही सूचना का अर्थ कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। कौन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग का हिस्सा है। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर में संबंधित शब्दावली को जानना। एक फ्लॉपी डिस्क में शामिल होते हैं, तो एक फ्लॉपी डिस्क में क्या क्या शामिल होते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो एक फ्लॉपी डिस्क में क्या शामिल होते हैं? सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर दोनों ही शामिल होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आप आमतौर पर वेबसाइट पर जो पहला पृष्ठ देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होम पेज कहते हैं। आपको भी पता होगा ये। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से है किसका है? MS विंडो का है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है CPU सेकेंडरी मेमोरी में से सूचनाएं पढ़ता है, तो यह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले सूचना मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र की जाती है और वहाँ से CPU पढ़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ए प्लॉटर इज ए प्लॉटर है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर आपको बताना होगा क्या है प्लॉटर। तो प्लॉटर देखिए क्या है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें चित्र, आर्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जाता है और यह 3D प्रिंटिंग भी करता है और इसमें बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बैनर लगे होते हैं, नेताजी के बैनर लगे हैं कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी रक्षाबंधन आने वाली है तो आपने देखा होगा रक्षाबंधन और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कई जगह पे बैनर और होर्डिंग लगे होते हैं। तो वो किसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं? प्लॉटर के द्वारा ही प्रिंट किए जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निम्नलिखित में से क्रियाएं करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कौन सी क्रियाएं करता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गणना और तार्किक तुलना दोनों करता है। जो कैलकुलेशन होती है और तार्किक दोनों ही तुलना करता है। अब आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि तार्किक तुलना और गणना में डिफरेंस क्या है। तो गणना क्या है? अगर आप 2+2 देंगे और कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा 4, ये क्या है? गणना है। अगर आप दे रहे हैं कि 4 बड़ा है या ये देखिए 4 बड़ा है 2 से, तो ये क्या है? ये तार्किक गणना है, तार्किक तुलना है, ये तुलना की। ये या फिर आप कह सकते हैं 4 बराबर है 4 की, तो ये क्या है? 4 की, ये तार्किक तुलना है। तो इसमें कंप्यूटर आपको ये रिप्लाई देगा कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे रिप्लाई देगा। मतलब अपनी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में वो रिप्लाई देगा। इसका सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से उपयोगी कहाँ होते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणितीय, इंटेंसिव, वैज्ञानिक अनुप्रयोग में उपयोगी होते हैं। चलिए आप सुपर कंप्यूटर के हिसाब से कुछ एक इंपॉर्टेंट 1-2 फैक्ट देख लेते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो इसको आप नोट करिए कि जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वह किसके द्वारा खोजा गया था। तो जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वह किसके द्वारा खोजा गया था? जल्दी से बताइए। क्रे के द्वारा। क्रे जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर है और इसके फादर कौन है सुपर कंप्यूटर के? तो सेमोर क्रे ही इसके फादर हैं और इन्होंने अपने ही नाम से पहला सुपर कंप्यूटर का नाम रखा क्रे। इसके बाद में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। परम 8000 पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर है। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर कौन सा है? एनी एक पहला मॉडर्न कंप्यूटर है। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर जो कि USA का है, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और इंडिया का न्यूएस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम अनंता। परम अनंता इंडिया का फास्टेस्ट और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। ईमेल क्या है? तो ईमेल अलग अलग नेटवर्क में संदेश भेजने के लिए हमेशा ब्रिज का उपयोग करता है। कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? तो ग्राफिकल पैकेज आपको पता होगा कोरल ड्रा होता है ग्राफिकल पैकेज, यहाँ पर ग्राफिक्स यूज होते हैं। इसके बाद में पूरे विमान के चारों ओर एयर फ्लो को अनुकरण करने के विशाल काम केवल तीव्र उपयोग करके ही किया जा सकता है। राइट आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? तो कौन सा है? .bak बैकअप, ये बैकअप कॉपी है। TXT क्या होता है? टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। .com क्या है? इंटरनेट का डोमेन नेम का एक्सटेंशन है। .bac क्या होता है? तो .bac बेसिक यानी स्रोत फाइल का एक्सटेंशन होता है।
तो क्या आपको और भी ऐसे कुछ एक्सटेंशन पता है? जैसे इमेज से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशन है डॉट जेपीजे। तो जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट पिक्चर या जॉइंट फोटोग्राफ होता है। जेपीईजी का क्या होता है? जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। डॉट बीएमपी का क्या होता है? बिटमैप पिक्चर होता है। डॉट पीएनजी का क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। डॉट जीआईएफ का क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। डॉट टीआईएफ का क्या होता है? ट्रांसफर्ड मैजिक इमेज फाइल होता है। डॉट टीआईएफएफ का क्या होता है? ट्रांसफर इमेज फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आप याद कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिए इनको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस। क्लिप बोर्ड की सामग्री तब तक बनी रहती है, क्लिप बोर्ड की सामग्री तब तक बनी रहती है जब तक क्या होता है? क्लिप बोर्ड की सामग्री कब तक बनी रहती है? तो क्लिप बोर्ड की सामग्री भाई कब तक बनी रहती है? क्लिप बोर्ड की सामग्री जब तक आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं कर देते, आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं करते थे तब तक क्लिप बोर्ड की सामग्री बनी रहती है। आप क्लिप बोर्ड में कुछ भी कर लिए। CTRL प्लस बाई, कंट्रोल प्लस बाई का मतलब क्या है? कंट्रोल प्लस बाई का मतलब क्या है? ऑप्शन बी, रिपीट द लास्ट एक्शन, रिपीट द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को रिपीट करें। कंट्रोल बाई का एक मतलब वो होता है, कार्य होता है। प्रोसेस्ड डाटा के रूप में जाना जाता है, तो प्रोसेस डाटा के रूप में कौन जाना जाता है? जल्दी से कमेंट बताइए, प्रोसेस डाटा के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन, जानकारी होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित अपग्रेड करना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या अपग्रेड करना होगा? जल्दी से कमेंट बताइए कि सबसे पहले आपको क्या अपग्रेड करना होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको CPU अपग्रेड करना होगा, अच्छे कार्य क्षमता वाला CPU लाना होगा जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा हाई हो। इसके बाद में सॉफ्टवेयर एक प्राथमिक उद्देश्य डाटा में बदलता है, क्या करता है? इंफॉर्मेशन को बदलता है, सूचना को बदलता है। डाटा देखिए, इसके बाद में डाटा क्या है आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे और सॉफ्टवेयर क्या देगा? आपको सूचना देगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करती है? तो CPU इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करती है। कार्यक्रम काउंटर, जो PC होता है, प्रोग्राम काउंटर यह रजिस्टर भंडार होता है, किसका होता है? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस है? पेरीफेरल डिवाइस कौन है? एक मदरबोर्ड पेरीफेरल डिवाइस होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया, ALU इज द पार्ट ऑफ, ALU किसका पार्ट है? ALU किसका पार्ट है? कमेंट में बताइए। CPU का पार्ट होता है, मैंने पहले ही बताया था। CPU के कितने पार्ट होते हैं? CPU के 3 पार्ट होते हैं। पहले नंबर पर क्या होता है? ALU होता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है? कंट्रोल मेमोरी यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। और तीसरे नंबर पर क्या है? कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट, कुछ भी कह, मतलब मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये 3 पार्ट होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये देखिए अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इनपुट यूनिट है तो कंट्रोल करेगा, और इसके बाद में मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से फिर ये कंट्रोल करेगा, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसके बाद में आउटपुट देगा। अगर आप कोई भी डाटा इनपुट कर रहे हैं तो डाटा अगर 2+2 का है तो ये सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा? इसको कंट्रोल यूनिट के पास, यानी मतलब डिकोड करने के लिए भेजेगा। डिकोड हुआ किस में जाएगा? मेन मेमोरी में जाएगा। मेन मेमोरी में वापस से आकर कंट्रोल यूनिट में आएगा, कंट्रोल यूनिट में वापस से आकर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आएगा, और ये क्या करेगा? वापस से इसमें ऑपरेशन लगाएगा, अर्थमेटिक का या लॉजिकल ऑपरेशन लगाएगा। इसके बाद में इसका आउटपुट दे देगा, आउटपुट यूजर को आउटपुट दे देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द का व्युत्पन्न हुआ है? राइट आंसर क्या है? लैटिन भाषा में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसे प्रोग्राम और प्रोसेसर किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? राइट आंसर क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, मैंने पहले ही आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है परम। जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम अनंता, ये बताया था ना, तो आप इसको याद रखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण क्या है?
उपरोक्त सभी ये सुपर कंप्यूटर के उदाहरण, क्रे 2, क्रे XMP और तिन्हे 2, ये सभी किसके हैं? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? क्रे। पहला सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा खोजा गया था? सेम और क्रे के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इनका नाम भी क्रे रख दिया गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो लेजर का उपयोग करने के लिए ऑप्टिकल माउस करता है, ऑप्टिकल माउस की श्रेणी करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों को तेजी निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? राइट आंसर देखिए क्या है इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, MICR। MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका संक्षिप्त रूप होता है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका कार्य क्या है? चेक होती हैं उनको तेजी से प्रोसेसिंग करना होता है इनका कार्य। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क्ड रीडर। ऑप्टिकल मार्क्ड रीडर OMR का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह एक प्रकार का स्कैनर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य सर्वे के डेटा की जांच करने में प्रयुक्त होता है। एक माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन कैसा होता है? इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है? प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? डॉट्स पर इंच में मापा जाता है, DPI में मापा जाता है। डॉट्स पर इंच का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कोई भी आप मान लीजिए कोई भी फोटो स्कैन कर रहे हैं तो या फिर फोटो देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे डॉट बने होते हैं पास, और जितने डॉट ज़्यादा पास होंगे उतनी फोटो ज़्यादा क्लियर होती है। तो ये देखा होगा कि जब आप किसी फोटो को बहुत ज़्यादा ऐसे जूम करेंगे, जब इसको आप जूम करेंगे, ऐसे जूम करेंगे तो जितना जूम करता रहेगा तो उसमें आपको डॉट ऐसे दिखते जाएंगे। कैसे दिखते जाएंगे? ऐसे डॉट दिखते जाएंगे। तो यही क्या होता है? डॉट्स पर इंच की, एक इंच में कितने डॉट होते हैं? जैसे 200 DPI पर फोटो अपलोड कभी कभी मांगता है, आप जब भी फॉर्म भरे होंगे 600 DPI 400 DPI, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि 400 डॉट पर इंच, एक इंच में 400 डॉट बने होंगे। इस प्रकार से फोटो का जो साइज होगा वो ज़्यादा होता है, और साइज होने के साथ साथ में उसकी जो कैपेसिटी मतलब वो जो दिखती है वो ज़्यादा HD क्वालिटी में दिखती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी? इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। इसका आप एक बार डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था? तो पहला नेटवर्क था ARPANET। ARPANET इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो सर्वाधिक उपयोगकर्ता कहाँ पर है? चीन में है, और नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर अमेरिका है, और नंबर 4 पर ब्राज़ील है, नंबर 5 पर जापान है। भारत में कितने लोग? 391 मिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। चीन में 746 मिलियन लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। बाकी पाँचों आप देख लीजिएगा एक बार। नेटस्केप क्या एक है? नेटस्केप क्या है? नेटस्केप एक वेब ब्राउजर है। हु इन्वेंटेड ईमेल? ईमेल को किसने आविष्कार किया? तो ईमेल का किसने आविष्कार किया? जल्दी से जल्दी बताइए कि ईमेल का आविष्कार किसने किया। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया है? राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा B.A. शिवा अय्यादुराई ने ईमेल का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाइनरी फाइल के लिए निम्नलिखित में कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी फाइल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? .bin ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो या श्रव्य फाइल एक्सटेंशन .amr से क्या अभिप्राय है? तो ऐसे देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने इमेज के लिए आपको बताया, आप इनको भी एक बार नोट करिए। तो AMR का क्या अभिप्राय होता है? तो AMR किससे है? एडाप्टेड मल्टी रेट से संबंधित है। एडाप्टेड मल्टी रेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? तो रीडू किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी, कंट्रोल बाय द्वारा किया जाता है। कंट्रोल प्लस बाय द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में अधिकांश समाचार पठक समाचार समूह लेख कर प्रस्तुत करते हैं, वो किस में होता है? मेल में होता है। क्या करते हैं, क्वेश्चन को बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप इसको PDF ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से जल्दी से पढ़ सकते हैं। इसका आप प्रिंट आउट चाहें तो निकाल लीजिए, चाहें तो ऐसे मोबाइल में पढ़ लीजिए। एक बार आप बस इनको देख लीजिए। जिनको अगर PDF नहीं चाहिए तो PDF के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905407400 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, साथ में अन्य नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम बस छोटा
सा ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के लिए आप कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, यहाँ से आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज से भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप करिए और पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। और पीडीएफ में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी ये जो नोट्स भी दिए गए हैं, नोट्स को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें देखिए नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये देखिए नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ से आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो इसके लिए आप अपने कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट नंबर हमारा क्या है, 7905407400। यहाँ पर कांटेक्ट करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, क्योंकि टाइम भी कम बचा है। आपका टाइम 2 दिन 3 दिन बचा है, तो 3 दिन में आपको बस रिवीजन करना, जितना भी आपने पढ़ा है बस उतना ही रिवीजन करिए, बाकी अन्य पर ध्यान मत दीजिए। कृपया करके केवल उसी को ही रिवाइज करिए जितना आपने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि आप अगर दूसरी जगह पर पहुंचेंगे, दूसरी जगह पर फोकस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि नया तो याद नहीं होगा। एक तो पहली बात तो कि नया याद नहीं होगा, जब वो याद नहीं होगा तो उसकी टेंशन में आप पुराना वाला भी भूल जाएंगे, तो इससे ये कई प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इसलिए आपको जितना अभी तक रिवाइज किया है, पढ़ा है, उसी को ही रिवाइज करिए, बाकी आगे के चक्कर में ना पड़िए। अब क्या करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।